Assalamu alaikum. How are you? In the first lecture, we had detailed introduction of the subject of public administration, and today our scope will be to cover the traditional public administration. Well, any of the social thought we have, primarily it has got its two parts. One part is the theoretical framework of that social thought. से हम बात करते हैं political science की, तो उसकी एक तो आपकी theoretical framework है, the theories on which the subject is based, the theories on which the social thought is actually based. हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कुछ थ्योरीज हैं जिन पर एक सोशल थॉट एस्टैब्लिश्ड है। बिल्कुल ऐसे ही जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि प्राइमरीली एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल थॉट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, तो उसकी बुनियाद भी कुछ थ्योरीज के ऊपर है। अब जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइमरीली दैट टॉक्स अबाउट द वेरियस थ्योरीज, और उन जो बुनियादी थ्योरीज हैं उनमें 6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और आज हम कोशिश करेंगे कि उन 6 कॉन्सेप्ट्स का डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग लें कि आखिर जो सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो किन 6 बुनियादी थॉट्स के ऊपर इस्टेब्लिश्ड है, और कैसे उन थॉट्स की इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर, और किस तरह इस सब्जेक्ट ने खुद को एवोल्यूट किया फ्रॉम द डिफरेंट टाइम्स, कि किस तरह इसकी इनिशियल थॉट्स थी और विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस कैसे कैसे डिफरेंट थ्योरीज आई, और उसने इसको सब्जेक्ट को एज अ डिसिप्लिन किस तरह इम्प्रूव किया। लेट्स स्टार्ट अवर प्रोसीडिंग्स विद द क्लासिकल अप्रोच। This classical approach is also known as traditional approach. It's also known as systematic approach. It's also known as institutional approach. यानी ये किसी भी nomenclature से आपके सामने आता है, classical approach, traditional approach, the systematic approach, the institutional approach. Primarily, the people who are the proponents of this theory, there are a lot of people, but one of the bigger names which are there, the L.D. White, Luther Gulick, and some of the other proponents are the people who basically came up with this classical thought. आखिर classical thought कहता क्या है? Classical thought talks about few basic things. Number 1, classical thought ये कहता है कि administration है, it's a technical job, it's not political, it's a pure technical job, nothing to do with the politics. Number 2, ये कहता है कि जो administration है, it describes some set of facts, and when it is description of some set of basic facts, then no other social psychological factor or even the political factor can have its impact on that. दूसरी, the third thing is there's a link between administration and institution. This theory says that there's a link between administration and institution, यानी किसी institution के development के अंदर आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका प्राइमरी रोल पाया जाता है। और चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट्स द डाइकोटमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एज वी डिस्कस इन द फर्स्ट लेक्चर, डाइकोटमी मींस द क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू थिंग्स। आई मीन पॉलिटिक्स इज समथिंग डिफरेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग different. So it talks about the dichotomy of the two basic concepts. तो अगर हम बात करें क्लासिकल अप्रोच की, तो क्लासिकल अप्रोच बुनियादी तौर पर 4 चीज़ों की बात करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल जॉब है, ये कोई पॉलिटिकल फंक्शन है। दूसरी बात, इट डिस्क्राइब सम सेट ऑफ फैक्ट्स, तो लिहाजा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। नंबर 3, लिंक बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन, और चौथी बात करता है कि डाइकोटमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब ये 4 बेसिक थॉट्स को हम इंप्लीमेंट करते हैं ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो कुछ फीचर्स ऑटोमेटिकली, यानी कुछ बेसिक फीचर्स ऑटोमेटिकली फिर डेवलप होते हमें नजर आते हैं। दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट इफ यू आर एबल टू थिंक द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दीज 4 लाइन्स,
then you will see the following basic features in administration. Number one, there must be impersonality. Number two, there must be better efficiency. Number three, there must be specialization of job. Number four, there must be some hierarchy of the administration. I mean, उनका कोई organogram होगा, कोई hierarchy of administration होगी. अब अगर हम देखते हैं कि ऐसा व्हाट्स द पर्पस ऑफ सेइंग दैट कि ये चार बेसिक फीचर्स हैं जो ऑटोमेटिकली बिल्ट इन होंगे. देखिए, इस थ्योरी का थॉट ये है कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टेक्निकल जॉब है, पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में क्लियर डाइकोटमी है, इट डिस्क्राइब सम सेट ऑफ फैक्ट्स की अगर ये बात करता है, तो फिर बेसिकली थ्योरी ये है कि द पर्सन विल बी इम्पर्सनल. And if anybody comes to him with a simple similar type of problem, then he should be responding impersonally. He should be least concerned that the person who has visited him as a client to a public administrator is a minister or a peon. His response should be same. That's the concept of impersonality. क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि टेक्निकल जॉब है, पॉलिटिकल तो है ही नहीं, डाइकोटमी पाई जाती है. सो उसका ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पर इम्पर्सनैलिटी आएगी आपके एडमिनिस्ट्रेशन. दूसरी बात वो ये कहता है कि एफिशिएंसी आएगी. यानी जब आप ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सेट ऑफ फैक्ट्स का नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरीली आपका टेक्निकल जॉब है, एडमिनिस्ट्रेशन बुनियादी तौर पर डाइकोटमी की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है, तो वो कहता है कि फिर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो एफिशिएंट होगी, क्योंकि उसने चीज़ों को उन्हीं पैरामीटर्स पे देखना है. यानी बाकी तमाम जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो उनको इग्नोर करेगी, सिर्फ ग्राउंड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर केस को देखेगी इन द लाइट ऑफ द सेम जो वो टेक्निकल जॉब है उसकी लाइट में देखेगी, तो लिहाजा वो एफिशिएंट हो. तीसरी चीज वो ये कहता है स्पेशलाइजेशन आएगी, क्योंकि वो ये समझता है कि टेक्निकल जॉब है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लोग स्पेशलाइज होते जाएंगे और उनके अंदर स्पेशल. हम ध्यान में रखिएगा कि हमारे मुल्क में जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है दैट्स नॉट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, वो जर्नलिस्ट हैं. आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सिविल सर्विस के ऑफिसर्स हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट कैडर्स. आई मीन अ पर्सन बिलोंगिंग टू द लिटरेचर can be in police service of Pakistan, right? A person belonging to an agricultural setup, I mean his basic discipline is agriculture and he develops into a customs officer, right? तो जहाँ जर्नलिस्ट हैं, स्पेशलाइज आपकी जहाँ तक बेसिक क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है, वो स्पेशलाइज जॉब, स्पेशलाइज सेटअप नहीं होता. जर्नलिस्ट होता है जिसमें एक मेरिट है, जिसमें रिटन एग्जाम है, बाकी चीज़ें हैं. सो वो ये कहता है कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्लासिकल अप्रोच की लाइट में देखा जाए तो फिर क्या होगा, फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ द जॉब है. एंड द लास्ट थिंग इज देयर मस्ट बी सम हायरार्की ऑफ दैट, क्योंकि एक टेक्निकल जॉब है उसमें बिल्कुल एक क्लियर हायरार्की होगी कि ये आपका देखिए एक ऑर्गेनोग्राम है. जैसे किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जब हम फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं, सेक्रेटेरिएट का, तो वहां पे आपको एक क्लियर हायरार्की नजर आती है. यानी अ केस इज इनिशिएटेड बाय अ सेक्शन ऑफिसर, इट गोज टू डेप्यूटी सेक्रेटरी, इट गोज टू एडिशनल सेक्रेटरी, इट गोज टू सेक्रेटरी. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ उसमें चेंजेस आई हैं. जैसे फेडरल गवर्नमेंट में आपको पता है एक जॉइंट सेक्रेटरी का डेजिग्नेशन एग्जिस्ट करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एक स्पेशल सेक्रेटरी का डेजिग्नेशन एग्जिस्ट करता है. कीपिंग इन माइंड द वर्कलोड ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, इन लोगों को इंडक्ट किया जाता है, लेकिन बहरहाल एक क्लियर हायरार्की नजर आती है. सो ये जो थ्योरी है वो बुनियादी तौर पर इन चार बेसिक एस्पेक्ट्स को देखती है और वो कहता है कि अगर ये चार बेसिक एस्पेक्ट्स होंगे तो फिर ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी. ये है बेसिक थॉट आपकी क्लासिकल अप्रोच का. अब ये जो क्लासिकल अप्रोच है इस पे क्रिटिसिज्म क्या है? देखिए, आप किसी भी सोशल थॉट की बात करेंगे ना और कोई थ्योरी आएगी तो उन थ्योरीज पे आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा. देयर विल बी पीपल हैविंग द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट और क्रिटिसाइज करेंगे. उस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इट्स नॉट अ कंप्लीट व्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना. कहा यह गया कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सिंपल चीज नहीं है कि हम ये कह दें टेक्निकल जॉब है, पॉलिटिकल नहीं है, हम इसको डाइकोटमी में ले हैं. इट्स नॉट सो सिंपल, इट्स अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एंड क्लासिकल अप्रोच इज एक्चुअली ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इनटू वेरी कॉमन सिंपल फिनोमेना. लिहाजा ये कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमेना की कंप्लीट पिक्चर नहीं है, पार्शियल. दूसरी बात, कहा गया कि इट टोटली
neglects the environmental factors. वो कहते हैं कि देखिए, ये कहना कि an officer will be impersonal, कि whosoever is visiting to him, whether the minister is visiting him or a peon is visiting him or a common citizen is visiting him, and he will be having no difference in his response, that will be totally, I mean, it doesn't look empirical, it doesn't look practical, keeping in mind the social psychological factors, how you can ignore all of those things ना. तो ये कहता है कि it neglects the environmental factors. फिर कहते हैं कि it neglects the social psychological factors. ये जो थ्योरी है, जब वो कहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल डाइकोटमी में रखें पॉलिटिक्स के, तो बेसिकली उसने सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी नोट किया. फर्दर ये कहा गया कि इट हैज नेग्लेक्टेड द ह्यूमन फैक्टर. देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कोई मशीन वर्क तो है नहीं कि आप कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और सिस्टम में देते हैं तो आउटपुट आपके पास आ जाती है. बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी डन बाय द पीपल, बाय द HR, बाय द ह्यूमन रिसोर्स. इफ यू आर गोइंग टू इग्नोर द ह्यूमन फैक्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर देखिए इसके ऊपर ना कई सारी स्टडीज एग्जिस्ट करती हैं कि जी कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास क्वालिटेटिव HR है, मोटिवेटेड HR है, लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना क्वालिटेटिव नहीं है, तो दे हैव वर्कड वंडर्स. लेकिन बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर कंपैरेटिवली शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन एक HR लो क्वालिटी का है, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको वो डिलीवरी नहीं मिलती. सो जो ह्यूमन फैक्टर है उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? इसको प्योर टेक्निकल जॉब कह देना विल नॉट बी. तो एक क्रिटिसिज्म में ह्यूमन फैक्टर की बात आई. और ये जो बात की जाती है जो डाइकोटमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिसिज्म इस पे ये था कि जनाब डाइकोटमी इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपका पॉलिटिकल हेड एक पॉलिटिकल पर्सन है, जिसमें आपका जो नेशनल स्ट्रक्चर है उसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वो आपका पॉलिटिकल बॉस कहीं ना कहीं आपकी टॉप एचेलॉन्स का भी वही है. तो हाउ यू कैन से दैट यू कैन टोटली इग्नोर द पॉलिटिकल साइड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन? वो कहते हैं डाइकोटमी इज नियर टू इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं. एंड द लास्ट थिंग, क्योंकि थ्योरी ये कहती है कि ये टेक्निकल जॉब है और थ्योरी ये कहती है कि सेट ऑफ फैक्ट्स को फॉलो करता है, तो फिर तो उसका ये मतलब हुआ कि कोई जनरल प्रिंसिपल बनाया जाएगा और वो सारे केसेस के ऊपर अप्लाई होगा. क्रिटिसिज्म ये बोलता है कि नहीं जनाब, वन जनरल प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल सिचुएशंस. यानी सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी करेंगी, और जब सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी करेंगी तो हम ये कह नहीं सकते कि जनाब हम एक जनरल प्रिंसिपल सब पे अप्लाई करेंगे. सो बुनियादी तौर पर जो ये क्लासिकल अप्रोच है उसने इन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की, उस पर क्रिटिसिज्म हुआ. और देखिए, जब भी कोई थ्योरी आती है और उसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म आता है, देन फ्यू अदर पीपल्स कम अराउंड एंड दे कम अप विद देयर ओन थॉट. क्लासिकल अप्रोच के बाद जो एक नया स्कूल ऑफ थॉट आया उसको हम साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं. साइंटिफिक अप्रोच क्या है? दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल अप्रोच. इट्स ऑल्सो नोन एज मशीन थ्योरी, राइट? और इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं जी F.W. Riggs, मोनी, फ्रैंक एंड सम अदर प्रोपोनेंट्स जो दे केम अप विद दिस थॉट. फैक्ट रिमेन्स कि दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट, ये जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट भी है, इट्स ऑलमोस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट क्लासिकल अप्रोच. They have to some extent changed the words at their own, but the basic thought is revolving around the primary theory of classical approach or traditional approach जिसको जो साइंटिफिक अप्रोच है वो बेसिकली क्या कहते हैं, जिसको मैकेनिकल अप्रोच भी कहते हैं या मशीन थ्योरी भी कहते हैं. वो जो कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइंटिफिक और मैकेनिकल जॉब है. यानी साइंटिफिक मतलब ये है कि दैट इज बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. I mean, there is some scientific process behind that. यानी एडमिनिस्ट्रेशन इज प्योरली ए साइंटिफिक जॉब. देखिए, जैसे किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं. कोई एक साइंटिफिक प्रोसेस है तो हम कहते हैं कोई भी साइंटिफिक हम रिसर्च कर रहे हैं, हम एक साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. जब कोई ऑब्जर्वेशन आता है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद डाटा कलेक्शन करते हैं. डाटा कलेक्शन के बाद हम उनको ब्लॉक्स करते हैं, समराइज करते हैं. ठीक है? और
उसके बाद आप कुछ आर्गुमेंट्स बिल्डअप करते हैं, उसको किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करने के बाद चेक करते हैं। बल्कि अगर हम किसी साइंटिफिक प्रोसेस में जाएं तो ऑब्जर्वेशंस के बाद बेसिकली आप क्या करते हैं कि कुछ आपकी डिडक्शंस हैं उस पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर, और उन डिडक्शंस को फिर आप एक्सपेरिमेंटल वे में चेक करते हैं। सो यानी देयर इज सम प्योर सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी एक ट्रेल होती है किसी साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर। साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एक साइंटिफिक जॉब है जिसमें वेरियस टाइप्स के स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करें तो आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिल जाती है, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाती है। वेल दैट इज नॉट करेक्ट दिस इन दिस सेंस कि देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे मैकेनिकल थॉट होता है ना, कि आप मैकेनिक्स में क्या होता है कि आपका एक स्टेप है, फिर उसको फॉलोड बाय दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, और वो उसी पैटर्न में काम करता जाता है। सो साइंटिफिक थ्योरी इज ऑफ द व्यू कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी साइंटिफिक जॉब है और पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें एक आउटपुट मिल जाती है, जबकि और फिर वो भी यही कहती है कि देयर मस्ट बी डाइकोटमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर साथ ये भी करता है कि ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर करता है। उसका मानना यह है कि ह्यूमन फैक्टर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक जॉब है सीधा सीधा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने और उस तरह फंक्शन को परफॉर्म करें। और ये जो थ्योरी है दैट्स हैज मोर एम्फेसिस ऑन 3 M's। 3 M's मीन्स मैन, मटीरियल एंड मेथड। यानी इनके मानने में, इस थ्योरी के मुताबिक द पॉइंट इज कि जो चीज मैटर करती है सबसे ज्यादा वो है दी थ्योरी ऑफ 3 M's। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 M's इंपॉर्टेंट है, मैन, मटीरियल एंड मेथड। कि आपने जो HR लिया है वो क्वालिटेटिव है, आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी जो मटीरियल है या जो आपका रॉ मटीरियल है जिससे कोई प्रोडक्ट बनती है वो क्वालिटेटिव है, एंड द लास्ट थिंग इज द मेथड यू आर यूटिलाइजिंग वो इंपॉर्टेंट। यानी इन्होंने बाकी सारे फैक्टर्स जिनमें सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें आपके इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें आपका ह्यूमन फैक्टर है, उसको भी काफी हद तक इग्नोर करके दे आर ऑफ द व्यू के मैन शुड बी अवेलेबल देयर, मटीरियल शुड बी अवेलेबल देयर एंड द मेथड शुड बी सम सिस्टमैटिक मेथड शुड बी अवेलेबल, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी। सो ये जो बुनियादी तौर पर थॉट है, और ये क्योंकि फॉलो करता है एक साइंटिफिक प्रोसेस को, तो इसी वजह से इसको हम साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट या साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं, और उसी तरह ये सिलसिला चलाया। जैसे आपकी इनिशियल हमने पढ़ा, आपकी क्लासिकल अप्रोच पे कुछ क्रिटिसिज्म आया, बिल्कुल ऐसे ही आपकी जब साइंटिफिक अप्रोच आई तो उसके ऊपर भी कुछ क्रिटिसिज्म आया। उस क्रिटिसिज्म में जो पहली चीज आई वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर थी कि जी दिस थ्योरी हैज टोटली मेड द ह्यूमन फैक्टर इररिलेवेंट, व्हिच यू कांट। आई मीन जो किसी भी आपका HR है उसकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, उसकी जो मोटिवेशन है, उसके जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किए बगैर हाउ यू कैन थिंक अराउंड that your HR will be delivering to the organization. I mean, criticism में ये हुआ कि जनाब जो human factor है, if that is not motivated for the uplift of organization, तो फिर ये 3 M's कहाँ रह जाएंगे? So the human factor is very important. दूसरी बात ये कहा गया कि ये जो थ्योरी है, बेसिकली साइंटिफिक थ्योरी ये कहती थी कि man is a means to an end. यानी the prime purpose of the HR working in an organization is कि उन्हें वो पर्पस अचीव करना चाहिए जो पर्पस बेसिकली उनको जिम्मे लगाया गया। अब इशू ये है कि अगर मैन इज अ मींस टुवर्ड्स एन एंड मान लिया जाए तो क्रिटिसिज्म ये हुआ कि दिस इज अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स। यानी हाउ यू कैन इग्नोर द बेसिक राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, हाउ यू कैन डिक्लेयर हिम एज अ मींस टू एन एंड, राइट। और फिर दूसरी बात ये कही गई कि देखिए अ स्टेप विच इज गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन is not necessarily for the good of HR। जो स्टेप देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा सूटेबल हो सकता है कि एम्प्लॉयज शुड वर्क 2 hours एक्स्ट्रा ऑन डेली बेसिस, बट इट विल नॉट बी गुड फॉर द एम्प्लॉयज, राइट। सो द if something is good for organization may not be necessarily good for the organization, good for the persons as well, unless and until they are treated accordingly, राइट। सो गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, गुड फॉर पर्सन की थ्योरी को बनने कहा कि इस चीज को देखना। और फिर
ये थ्योरी जो है बेसिकली एम्फसाइज करती है वर्क टेक्निक पे, वर्क टेक्निक पे। जैसे मैंने पहले कहा कि थ्योरी का बुनियादी एम्फसिस 3 M's पे था, तो उसमें एक बुनियादी जो चीज थी वो वर्क टेक्निक थी, यानी मैन द पीपल हु आर गोइंग टू परफॉर्म ड्यूटीज, मटेरियल अवेलेबल आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपका रॉ मटेरियल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द वर्क टेक्निक, कि आपकी वर्क टेक्निक कैसी। और ये जो एम्फसिस ऑन वर्क टेक्निक है, दैट मेंट कि जी जो आपका एचआर है उसकी क्वालिटी तो शायद इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, वर्क टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको क्रिटिसाइज किया गया। और फिर अगेन जैसे पहले क्रिटिसिज्म में आया कि जो डाइकोटमी है बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नियर टू इम्पॉसिबल। आई मीन देखिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त की थी जब एक किंगशिप का कॉन्सेप्ट होता था, उसके अंदर भी जो किंग था, ही वॉज नॉट ओनली द पोलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट, ही वॉज एक्चुअली कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टेट एज वेल। और आज हम मॉडर्न डे के अंदर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी के अंदर भी तो एग्जैक्टली यही कुछ है ना, कि आप किसी भी पॉलिटिकल क्लास को एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से बिल्कुल यू कैन नॉट इग्नोर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। वो कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट कि ऐसा कुछ हो जाए कि ऑल टुगेदर ही उसको अलग कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं। सो दिस वाज द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, जिसको हम साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। थर्ड वन इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, देखिए जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है बुनियादी तौर पर, जैसे मैंने पहले कहा कि जो फर्स्ट थ्योरी थी वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था, डाइकोटमी ऑफ एडमिन एंड पॉलिटिक्स की बात करती थी। वो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट के अंदर भी आपको मैंने कहा कि मैकेनिकल स्कूल ऑफ थॉट था, साइंटिफिक थ्योरीज की बात करती है, साइंटिफिक प्रोसेस की बात करती है, 3 M's पे एम्फसाइज करती है। और जो क्रिटिसिज्म आया पहली और दूसरी थ्योरी के अंदर, वो यही चीज था कि ह्यूमन फैक्टर इग्नोर हो रहा है, सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इग्नोर हो रहे हैं। सो बेसिकली जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, दैट वाज द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट टू थ्योरीज। प्राइमरीली जो पहली दो थ्योरीज थी, यानी आपकी जो ट्रेडिशनल क्लासिकल अप्रोच थी या जो साइंटिफिक अप्रोच थी, उसके रिएक्शन में ये आपका एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट नजर आता है। और इसका आगाज होता है 1930s में। 1930s में बेसिकली दो बुक्स पब्लिश होती हैं। एक किताब थी फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय चेस्टर बर्नर्ड की एक किताब थी फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, और दूसरी किताब थी हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। These two books actually became the reason for this school of thought। इन दो किताबों से ये स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होता है, एक चेस्टर बर्नर्ड की और दूसरी आपकी हर्बर्ट साइमन की। और इन्होंने इनकी थ्योरी बेसिकली कहती क्या है, यानी बेसिक जो पॉइंट्स हैं जिस पर आपकी थ्योरी एस्टेब्लिश्ड है वो क्या क्या है। लेट्स इन्यूमरेट वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग वो ये कहती है जनाब कि इट्स अ डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्चुअल अप्रोच। यानी उनका मानना ये है कि जो पहले क्लासिकल ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट था, ये जो साइंटिफिक अप्रोच था, वो एम्पिरिकल स्कूल ऑफ थॉट नहीं था, वो प्रैक्टिकल नहीं था। आप उसमें आइडियलिस्टिक बातें तो करते हैं कि जी वो सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए और मैकेनिकल होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल डाइकोटमी होनी चाहिए पॉलिटिक्स से, लेकिन मैंने कहा ये एम्पिरिकल नहीं है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल इन द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री ना। किसी भी रियासत के अंदर ये उस तरह बनती नहीं है एम्पिरिकल ना। सो प्राइमरीली जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है 1930s की, वो ये कहती है कि ये एम्पिरिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल जो अप्रोच है और एम्पिरिकल है, और ह्यूमन फैक्टर डोमिनेटेड नजर आता है। यानी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंदर कहा यह गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, यानी इन 3 M's में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इस पर कई सारी रिसर्चेस भी हुई। 10 कामयाब ऑर्गेनाइजेशंस को देखा गया, 10 कामयाब ऑर्गेनाइजेशंस को देखा गया, तो पता चला 7 आउट ऑफ 10 वो थी जहां क्वालिटेटिव एचआर था। क्वालिटेटिव एचआर से मुराद ये मोटिवेटेड एचआर था, जिनका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल बड़ा हाई था। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी में
उसका जो क्वालिटेटिव HR है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरी रिसर्च के अंदर ये देखा गया कि 10 नाकाम ऑर्गेनाइजेशन देखी गई एंड 6 आउट ऑफ 10 वर दोज ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर क्या होता है कि जो HR की क्वालिटी है, यानी जो HR वहां का है वो लेसर मोटिवेटेड है, उनका जॉब जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, रिजल्टेंटली ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनाइजेशन सफर करती हैं जहां का HR क्वालिटेटिव नहीं होता। सो ये जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है इट मोर एम्फसाइजेज ऑन द ह्यूमन फैक्टर और एम्फसाइज करता है इनफॉर्मल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए सोशियोलॉजी कहती है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ही कांट लिव विदाउट सोसाइटी। अगर आप समझते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्योर टेक्निकल जॉब है और इसमें से ह्यूमन फैक्टर का सिरे से कोई किरदार ही नहीं है, so the point remains how you can stop a human being to interact, how you can stop a human being to have socialization, how you can stop him from the group dynamics, how you can stop him कि जी देखिए उसकी जो मोटिवेशन है, उसके जो ग्रुप डायनामिक्स हैं, उसकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, उसका ताल्लुक बहुत सारे सोशल फैक्टर्स के साथ होता है, उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं, राइट। तो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता है, देखें कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एक पर्टिकुलर लेवल तक वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की अल्टीमेट फेवर में काम कर रही होती है। हाँ, एक पर्टिकुलर लिमिट पर जाकर उन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को चेक करना भी जरूरी होता है, बिकॉज देन दे कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस अदरवाइज, राइट। बट ये जो थ्योरी है वो एम्फसाइज करती है कि आपका जो सोशलाइजेशन है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। इट एम्बॉडीज इन इटसेल्फ द सॉर्ट्स ऑफ द अदर सोशल साइंसेज, यानी जो दूसरी सोशल साइंसेज हैं जिनमें सोशियोलॉजी की हम बात करते हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, इस थ्योरी ने उन तमाम जो दूसरे सोशल थॉट्स हैं उनको अपने अंदर एम्बॉडी किया है और बताया है कि एक सेल्फ मोटिवेटेड जो HR है, एक जो हाईली मोटिवेटेड HR है, एन HR हैविंग द हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, वो किस तरह हाउ ही कैन डू वंडर्स विद ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शन है उसको ऑल टुगेदर, उसकी जो परफॉर्मेंस है ऑल टुगेदर उसको अपलिफ्ट कर सकता है। तो ये उन तमाम चीज़ों को एम्बॉडी करता है। और जो रोल ऑफ इंडिविजुअल है इन लीडरशिप, the role of individual in group dynamics, the role of individual in motivation, the role of individual in the job satisfaction, वो कहता है ये तमाम एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज विदाउट दीज एस्पेक्ट्स किसी भी HR को आप हाईली मोटिवेट नहीं रख सकते और उनका जो फिर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ी वजह जब हम इनएफिशिएंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर मौजूद HR के प्रॉब्लम्स हैं, जिनके अंदर जो उनके ग्रुप डायनामिक्स के मामलात हैं, जो उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड इश्यूज हैं, जो उनकी मोटिवेशन से मुतल्लिक मामलात हैं, इन तमाम एस्पेक्ट देखिए अगर आप समझते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टेक्निकल जॉब है और किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सिर्फ एक साइंटिफिक अप्रोच है, एक साइंटिफिक तरीक़ेकार है जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करें। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दूँ। आप किसी ऑफिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, राइट, और आपके पास कुछ HR है जो आपके अंडर कमांड काम करती है। यू गो टू ऑफिस, आफ्टर फ्यू डेज यू कम टू नो कि आपके ऑफिस की जो बहुत सारे लोग हैं दे आर द लेट कमर्स, राइट। आप उसको चेक करते हैं और पता चलता है कि 20% ऑफ द पीपल आर द लेट कमर्स। अब अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक टेक्निकल जॉब समझूं, एक मैकेनिकल फंक्शन समझूं, तो फिर मुझे अक्रॉस द बोर्ड एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जी ये जो लेट कमर्स हैं क्यों ना इनके खिलाफ इनको शो कॉज सर्व किया जाए, इनके खिलाफ END के तहत प्रोसीड किया जाए और उनको पनिश किया जाए, जो भी सिलसिला है। लेकिन जो आपकी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो ये कहती है कि आपको यस यू नीड टू प्रोसीड विद, बट यू नीड टू कीप इन माइंड द ह्यूमन फैक्टर इन योर माइंड एज वेल। यानी आपके 20% स्टाफ को जब आप शो कॉज नोटिस सर्व करते हैं या जब आप पर्सनल हियरिंग के लिए उनको बुलाते हैं तो पता चलता है कि 3% of the people, 2%, 1% of the people out of those 20% come to you and they come up with some very rationalized reasons for that. Say एक एम्प्लॉय आकर कहता है कि सर my parents are in very much old age, right? I am the only one at home to take care of them. Before coming to office, I have to look after them,
feed them. But be sure, sir, when I come around a bit late in office, but I make sure that whole of my work is done. I don't leave my office without completing my work. And his statement can be checked by the work he has done. Right? So in that particular, और दूसरी साइड पे एक बिल्कुल हैबिचुअल लेट कमर है, तो इन दो केसेस को अगर आप एक ही मैकेनिकल ग्राउंड के ऊपर या साइंटिफिक ग्राउंड्स पे आप एड्रेस करेंगे, तो दैट मे affect your organization otherwise. So जो human relation approach है, that talks about the human factor, very important, और उनकी मोटिवेशन जो है, जॉब सेटिस्फैक्शन है, ग्रुप डायनामिक्स है, उसके ऊपर काफ़ी काम करती है. जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बाकी थ्योरीज पे क्रिटिसिज्म हुआ तो यहाँ भी हुआ. आप यहाँ पे क्या कहते हैं जी? क्रिटिसिज्म वालों ने ये बोला कि जनाब दिस थ्योरी इज हैविंग द लिमिटेड यूटिलिटी, यानी आपको जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें बहुत कम प्रॉब्लम्स में आपकी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इफेक्टिव हो सकती है. उनका मानना यह है कि जनाब इसकी जो यूटिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है और बहुत सी जगहों के ऊपर शायद इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता. खासतौर पे कहा गया कि जो वैल्यू ओरिएंटेड और नॉर्मेटिव प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर इस थॉट को अप्लाई करना, यानी जहाँ कहीं आपके लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव है. देखिए, जब हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं तो दो तरह की उनकी पॉलिसीज हो सकती हैं. एक हो सकता है एम्प्लॉय ओरिएंटेड टेक्निक, एक होती है जॉब ओरिएंटेड टेक्निक. अब जॉब ओरिएंटेड टेक्निक ये है कि आई हैव असाइन्ड अ जॉब टू अ पर्सन, और जॉब ओरिएंटेड टेक्निक या जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट बॉस वो है जो ये कहता है कि वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, यू हैव टू कंप्लीट द जॉब. And I am least concerned of all other factors prevailing around you, but you need to come up with the job which have been given to you in that particular specific time, उसके अंदर आपने complete करना. This is job oriented. दूसरा है employee oriented. Employee oriented क्या है कि उसमें आप ये देखते हैं कि किसी particular employee की problems क्या हैं, उसके इर्द गिर्द prevailing social factors क्या हैं, उनका रोल क्या है, और उन तमाम एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो पॉलिसीज हैं या अपने एक्शंस हैं उनको लेते हैं. अब इट चेंजेस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन. अगर आप फर्ज करें, जैसे मैं पर एग्जांपल दे रहा था, अगर एक हैबिचुअल लेट कमर के खिलाफ आप एम्प्लॉय ओरिएंटेड टेक्निक अपनाएंगे तो फिर दैट विल बी इफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन नेगेटिवली. लेकिन अगर एक जेन्युइन प्रॉब्लम जहां पे वाकई ह्यूमन फैक्टर एक इंपॉर्टेंट है, मिसाल के तौर पे अ पर्सन सेज कि सर माय वाइफ इज नो मोर विद मी, आई हैव गॉट 3 किड्स विद मी, और उनको लुक आफ्टर करना, उनको तैयार करना, उनको स्कूल पहुंचाना, दैट्स माय प्राइज रिस्पांसिबिलिटी. उसमें मैं 15 मिनट लेट हो जाता हूं, 20 मिनट लेट होता हूं, बट आई कंप्लीट माय जॉब एंड आई डोंट लीव माय सीट टिल द टाइम द जॉब इज कंप्लीटेड एंड यू कैन चेक दोस थिंग्स. सो कहीं ना कहीं इस फैक्टर को फिर आपको कंसीडर करना पड़ता है, कीपिंग इन माइंड द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. सो जो जॉब ओरिएंटेड अप्रोच है उसको और जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड अप्रोच है उसको, इन दोनों एस्पेक्ट्स में, सो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव टू अप्लाई द डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज अकॉर्डिंगली. सो जो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर वो ये कहा गया कि जी वैल्यू ओरिएंटेड और नॉर्मेटिव प्रॉब्लम्स में जो आपकी एचआर है वो अप्लाई नहीं होती है. लेकिन एक बात तय है बारन कि दिस थ्योरी, ये जो आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, इट शिफ्टेड द डायनामिक्स, it shifted basically the thought from actually the formalism to informal approach. यानी जो आपका साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट था, आपका जो क्लासिकल ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उसको यानी जो फॉर्मल अप्रोच थी, उस फॉर्मल अप्रोच को इनफॉर्मल की तरफ शिफ्ट करने में ये जो डायनामिक, आपको जो मेजर चेंज नजर आता है वो आपकी ये जो एचआर से रिलेटेड यानी जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच थी उस थ्योरी ने अपना रोल प्ले किया. लेट्स कम टुवर्ड्स द थर्ड स्कूल ऑफ थॉट. फर्स्ट वाज द क्लासिकल अप्रोच, सेकंड वाज साइंटिफिक अप्रोच, थर्ड वाज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. लेट्स कम टुवर्ड्स द फोर्थ वन एंड दैट इज ecological approach. जी, what is ecology? Ecology क्या होती? Ecology is a branch of science which deals with the environment, right?
And ecological approach means an approach which is going to consider the environmental factors, the ecological factors. अब इस थ्योरी का जो बेसिकली बेसिस बनती हैं, इट्स इन द पीरियड ऑफ 1947 एंड ऑनवर्ड्स, और इसकी बेस बनती हैं बेसिकली जॉन एम गॉज ने एक किताब लिखी, रिफ्लेक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Reflections of public administration became the reason and became the basis of this particular theory of ecological approach. और वो थ्योरी कहती क्या है, इसके बेसिक डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, बेसिक वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी थ्योरी एस्टैब्लिश होती है. इकोलॉजिकल अप्रोच ये कहती है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ इकोलॉजिकल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती, बल्कि वो खुद एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है. इन योर एडमिनिस्ट्रेशन, योर ब्यूरोक्रेसी इज नॉट ओनली इफेक्टेड बाय द इकोलॉजिकल फैक्टर्स बट इट इटसेल्फ इफेक्ट्स द इकोलॉजी. ये आपके एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करती है, राइट? अब वो कौन से चीजें हैं जिससे ये इफेक्ट होती हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट होती है और इंटर्न एडमिनिस्ट्रेशन उनको इफेक्ट करती है, इस सिलसिले में 2-3 स्कूल ऑफ थॉट. जॉन एम गाज ने कहा कि बेसिकली देयर आर 7 फैक्टर्स जो ब्यूरोक्रेसी को भी इफेक्ट करते हैं और इंटर्न ब्यूरोक्रेसी उनको इफेक्ट करती है. वो 7 फैक्टर्स है. नंबर 1, द पीपल. द पीपल अराउंड विच ही इज वर्किंग, यानी जहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है, द पीपल अराउंड, जिनके साथ वो काम कर रहा है और जिनके लिए वो काम कर रहा है, यानी कम्युनिटी जिसके अंदर वो काम कर रहा है, दे आर गोइंग टू इफेक्ट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर एंड इन टर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इज गोइंग टू इफेक्ट देम पीपल. फर्स्ट थिंग. नंबर 2, प्लेस. देखिए, डिफरेंट पर्टिकुलर प्लेसेस, हर पर्टिकुलर प्लेस के अपने सोशल डायनामिक्स हैं, उसके अपने साइकोलॉजिकल डायनामिक्स हैं, उसके अपने पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं. लिहाजा जो प्लेस है इन विच द ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू वर्क, वो उसको और रिजल्टेंटली वो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर को इफेक्ट करती है. तीसरी चीज, आपकी फिजिकल टेक्नोलॉजी. The physical technology you are utilizing as a public administrator is also very important. कि वो किस हद तक, देखिए, आप मॉडर्न डे टाइम के अंदर किसी डेवलप्ड सिटी के अंदर आप मॉडर्न टाइम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं. किसी आप ट्रेडिशनल जगह पे चले जाते हैं, वहाँ उस अप्रोच से लोग वाकिफ ही नहीं है, ये उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. मॉडर्न डे जो आपकी IT की टेक्निक्स उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. तो आपको जो आपकी फिजिकल टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटर को और इंटर्न दूसरी रिट्रोस्पेक्टिवली उसको इफेक्ट कर रही होती है, दोनों चीजें. फिर हम आते हैं सोशल टेक्नोलॉजी की तरफ. यानी आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो जिस पर्टिकुलर सोशल फैब्रिक में आप काम कर रहे हैं, वो यकीनन वो अफेक्ट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से और रिजल्टेंटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनसे भी. विशेज है, the thoughts of the people, the wishes of the people. देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, he works as a bridge between the ruler and the ruled. और जो रूलर होता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि जो बुनियादी तौर पर विशेज ऑफ द मैसेज हैं उनके मुताबिक पॉलिसी मेकिंग की, और उन विशेज के मुताबिक उन पॉलिसीज की फिर इंप्लीमेंटेशन का सिलसिला बनता है. लिहाजा जो विशेज हैं, जो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है, उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर द पर्सनैलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर हिमसेल्फ एंड द पीपल वेयर ही इज वर्किंग, उनकी जो पर्सनैलिटी के डायनामिक्स हैं, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को इफेक्ट करते हैं और इंटर्न एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट करती है. सो जॉन एम गॉस के मुताबिक ये 7 फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट. एक दूसरे साहब हैं F.W. ब्रिग्स, वो ये कहते हैं 7 नहीं जी, 5 फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इफेक्ट करते हैं. एक, इकोनॉमिक्स. आपके जो इकोनॉमिक डायनामिक्स हैं, जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, वो इफेक्ट करते हैं. बेसिकली अगर देखा जाए तो जो पैरामीटर्स या जो एस्पेक्ट्स जॉन एम गॉस ने बताए हैं, उनको थोड़ा
उन्होंने ब्लॉक्स में डाल दिया, राइट। यानी एक जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसमें पीपल भी मैटर करती है, प्लेस भी मैटर करती है, दोनों मिलके बेसिकली उसकी इकोनॉमिक फैक्टर्स भी डिस्टर्ब को भी एवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो एक है जी इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, दूसरी वो कहते हैं जो इफेक्ट करती है वो सोशल फैक्टर्स हैं, कि उसके सोशल डायनामिक्स क्या हैं, सोशल फैक्टर्स क्या हैं। और जो तीसरी चीज है वो कहते हैं जी सिंबॉलिक फैक्टर्स हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्शंस होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर का जो एक्शन होता है उसका सिंबॉलिक इंपैक्ट भी होता है। रिसेंटली देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटर है, आपकी ऑफिस टाइमिंग 8 बजे है एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर कम्स एग्जैक्टली एट 8 o'clock. He needs not to check the other people. It will be having a symbolic impact on all the people working around him. Right? तो कुछ चीजों का सिंबॉलिक इंपैक्ट होता है। एक ऑफिसर है जो खुद लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, राइट, और वो अपने किसी पर्टिकुलर काज के लिए किसी ज़ाब्ते को, रूल को वायलेट नहीं करता। दैट्स अ मैसेज फॉर, दैट्स अ सिंबॉलिक मैसेज फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल दैट देयर विल बी नो डिविएशन फ्रॉम द पर्टिकुलर। देखिए अभी रिसेंटली हमने बहुत क्रिटिसिज्म सुना गवर्नमेंट की, जब पीटीआई की नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस किए जिसके ऊपर आपने सुना कि क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पे भी आया कि जी वो पीएम हाउस के अंदर देयर वर सो मैनी, जी इतनी भैंसें मौजूद थी, उनको ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, उनका फाइनेंशियल इंपैक्ट किया। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल इंपैक्ट, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट मे बी द सिंबॉलिक इंपैक्ट। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर का अपना कंडक्ट है दैट इज गोइंग टू हैव अ सिंबॉलिक इंपैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इकोलॉजी ना, तो वो उसमें सिंबॉलिक इंपैक्ट मैटर करती है। इसी तरह आपका जो कम्युनिकेटिव इंपैक्ट दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। बीइंग अ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ब्यूरोक्रेसी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती है, दे कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन द कंट्री हैविंग द डिफरेंट डेमोग्राफिक पैरामीटर्स। तो उसके अंदर आपका जो कम्युनिकेटिव अपरेटस है और जिस तरह आपकी स्किल्स हैं और आपकी उन लैंग्वेजेस की अंडरस्टैंडिंग है और उन कल्चर्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं अपना बड़ा प्राइम इम्पैक्ट रखती है आपकी उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के अंदर। एंड द लास्ट थिंग इज द पॉलिटिकल फैक्टर्स, हाउ यू कैन इग्नोर दैट। आई मीन इन अ कंट्री where we are having the democratic values, not even democratic अगर नहीं भी होती हैं, किंगशिप भी है, जहाँ पे मोनार्क्स भी हैं, तो भी कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल लोग हैं, बट दे आर गोइंग टू अफेक्ट द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ना। हाँ, अलबत्ता ये हमें देखना होगा कि उस स्कोप को डिटरमिन करने की ज़रूरत है कि किस हद तक पॉलिटिकल जो फैक्ट फिगर्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल FW Riggs के मुताबिक ये 5 चीज़ें यानी इकोनॉमिक्स, सोशल, सिंबॉलिक, कम्युनिकेटिव एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। अब ये जो थ्योरी है जिसको हम इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं, इसके मेरिट्स क्या है? कहा यह गया कि बुनियादी तौर पर जो इकोलॉजिकल अप्रोच है उसने उन तमाम एस्पेक्ट्स को जिनको इग्नोर किया गया क्लासिकल अप्रोच में, साइंटिफिक अप्रोच में, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में, हमने उनको एम्बॉडी किया है थॉट के, और हमने ह्यूमन रिलेशन थॉट को पूरी तरह, तो हमने बुनियादी तौर पर एक जो नॉन एम्पिरिकल स्कूल ऑफ थॉट पहले चल रहे थे, उन स्कूल ऑफ थॉट्स को बेसिकली एम्बॉडी करके एक प्रैक्टिकल, एक एम्पिरिकल अप्रोच को लाया गया। एंड वी कैन स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज विद द डिफरेंट एनवायरमेंट। देखिए अगर कोई एक शख्स बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, एक मॉडर्न सिटी ऑफ द पाकिस्तान लाइक इस्लामाबाद के अंदर काम करने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर का जो फंक्शंस हैं, जो उसके एक्शंस हैं, अगर वो वहाँ सूटेबल हो सकते हैं और वो इकोलॉजी को ख्याल रखे बगैर अगर वैसे ही एक्शंस एक NWF सॉरी आपके KPK के एक ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे डिफरेंट डायनामिक्स हैं, जहाँ पे इकोलॉजी डिफरेंट है, बलूचिस्तान के कुछ ऐसे एरियाज जिनका डायनामिक्स डिफरेंट है, सिंध के रूरल एरियाज में जहाँ के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, अगर वो इकोलॉजी को बिल्कुल इग्नोर करते हुए अपने वही एक्शंस और वही फैसले जो एक सेटल्ड यानी एक मॉडर्न डे सिटी के अंदर करता है, वो शायद उसके उतने सूटेबल ना हो। तो कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पर जो इकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन इकोलॉजिकल फैक्टर्स को यकीनन देखती है, उनको ख्याल करती है और उनको देखकर उसे चलना चाहिए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर इज गोइंग टू अफेक्ट दोज इकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड दोज इकोलॉजिकल फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग, राइट जी। तो बुनियादी तौर पर ये इसके मेरिट्स हैं जिसको हम बोलते हैं आपकी इकोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट कम्स द केस स्टडी अप्रोच।
5th केस स्टडी अप्रोच। जी, आप में से बहुत से लोग जो हैं दे मस्ट हैव डन देयर एमफिल्स एंड पीएचडीज, जिसके अंदर आप कई सारी केस स्टडीज एमफिल वर्क के अंदर भी पढ़ रहे होते हैं कई सब्जेक्ट्स के अंदर। अब केस स्टडी अप्रोच क्या है? केस स्टडी अप्रोच बेसिकली अच्छा, इसके प्रोपोनेंट्स कौन है? बेसिकली हेरोल्ड स्टेन जो हैं और एंड्रे मॉल्टेयर जो हैं, ये इसके प्रोपोनेंट्स हैं आपकी केस स्टडी अप्रोच के। यूएसए, फिलिपाइन, वियतनाम, बर्तानिया, इंडिया, बहुत से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी आपकी जो केस स्टडी अप्रोच है काफ़ी पॉपुलर अप्रोच समझी जाती है। केस स्टडी में एक्चुअली होता क्या है? पर्टिकुलर सिचुएशन जो डेवलप हुई है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो डेवलप हुई है, उस सिचुएशन में उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर ने किस तरह परफॉर्म किया, आपको डिफरेंट केस स्टडीज पढ़ाई जाती है और आपको उन डिफरेंट पैरामीटर्स की अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, उसका ग्राउंड रियलिटीज डिस्कस की जाती हैं पहले, उसके बाद उसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड सारी डिस्कस की जाती हैं एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बताया जाता है और उसकी आउटकम बताई जाती है। तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर का डिसीजन मेकिंग का सिलसिला है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक स्कूल ऑफ थॉट ये पाया जाता है कि जी केस स्टडी अप्रोच को फॉलो किया जाए कि माजी में जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशंस डेवलप हुई डिफरेंट एरियाज में और उनको डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अपने अंदाज से हैंडल किया, वो सारी सिचुएशन मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने रखी जाएं और उनको उन ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बताया जाए और फिर उन सिचुएशन में उन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया और उसका क्या आउटकम आया। ये बेसिकली केस स्टडी अप्रोच की बात करते हैं। अब देखिए, इसमें डिसीजन मेकिंग तो यकीनन देयर इज वन एस्पेक्ट दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, और जो केस स्टडी होता है उसमें इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक डिटेल्ड पिक्चर आपके सामने पेश की जाती है और उसके बाद जो उसके सारी एप्रीहेंशंस हैं, जो सारे उसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं आपके सामने रखे जाते हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेटर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अवेलेबल ऑप्शंस में से कैसे लेकर चलता है, ये सारे एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं आपकी वर्क एक्सपीरियंस को और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को मजीद रिच तो कर रहे होते हैं। और कहा यह जाता है कि अगेन इट्स एम्पिरिकल बिहेवियर, क्योंकि ये माजी में सिचुएशन डेवलप हुई हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उन सिचुएशंस को केटर फॉर किया है, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आने वाले वक्तों में उन लोगों को हेल्प आउट कर सकती है। लिमिटेशंस इसमें क्या होती हैं? लिमिटेशंस ये होती हैं, देखिए आपके सामने एक सिचुएशन तो डेवलप कर दी गई, अवेलेबल सर्कमस्टांसेस को इन डिटेल रख दिया गया, उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर ने रिएक्ट कैसे किया उसके ऊपर भी आपसे डिस्कशन होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस डिफरेंट डायनामिक्स चेंज। नंबर वन, एक तो उस वक्त के लॉज क्या एप्लीकेबल थे, आज उन लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स हो सकती। नंबर टू, कि वहां पे उस वक्त सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किस किस्म के थे, यानी एक जो एडमिनिस्ट्रेटर ने वहां डिसीजन लिया उसके इर्द गिर्द सोशल डायनामिक्स कैसे थे, उसका जो साइकोलॉजिकल, देखे ना हर एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, चीजों को डिसीजन मेकिंग है, तो उसके सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे थे, उसके पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे थे, राइट। और उस वक्त जो अवेलेबल स्ट्रेंथ थी, मिसाल के तौर पे अगर आज एक डिसीजन मेकिंग हमारे सामने रखी जाती है 1960s की, जब आपके एडमिनिस्ट्रेटर के पास इस तरह की पावर्स थी जिसको आप कह सकते हैं कि जी जिनको, देखिए ये तो हमें अंदाज़ा है कि जो ब्रिटिश टाइम की ब्यूरोक्रेसी थी उनके यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ पावर हमें नज़र आता है, यानी जहाँ पर हमें मैजिस्ट्रियल पावर्स भी उसी ऑफिसर के अंदर नज़र आती हैं, हमें कमिश्नरेट की पावर्स भी, यानी जो डीसी हुआ करता था, डीसी ऑफ दैट टाइम हैड 3 caps on his head. He was the district magistrate, he was the district commissionerate, he was the district collectorate, यानी जिले का सारा रेवेन्यू वो कलेक्ट करे, जिले के इंतजामी मामलात कमिश्नरेट के थ्रू वो देखे, और जिले के बहुत सारे जो जुडिशियल मैटर्स हैं वो अंडर द कवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो देखता है, डीएम के तौर पे देखता है। अब उस वक्त का एक डिसीजन जो उस वक्त एक पर्टिकुलर एरिया के डीसी ने लिया है विद डिफरेंट पावर्स इन हिज हैंड्स,
द डिफरेंट रूल्स एप्लीकेबल एट दैट टाइम, और आज का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, और यस डिफरेंट सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उस वक्त जो उसके इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि डायनामिक्स क्या थे वहाँ पे उस वक्त जो देखिए आज जिस मीडिया को हम फेस करते हैं वो मीडिया आज से एक डिकेड पहले नजर नहीं आता था। आज जो आपको जो जुडिशियल एक्टिविज्म नजर आता है वो जुडिशियल एक्टिविज्म उस वक्त नजर नहीं आता था, बल्कि डीएम तो खुद बहुत सारे जुडिशियल पावर्स को यूज करता था। लिहाजा उस वक्त का अगर कोई केस स्टडी आपके सामने रखा जाता है और उन ग्राउंड सारे रियलिटीज से एडमिनिस्ट्रेटर पूरी तरह वाकिफ नहीं होता है और वो पावर्स मौजूदा सिचुएशन में नहीं है और वो इकोलॉजिकल फैक्टर्स बदल जाते हैं, सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तब्दील हो जाते हैं, तो केस स्टडी अप्रोच उस वक्त उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि अगर आप एग्जैक्टली वो डिसीजन जो किसी मिलती जुलती सिचुएशन में माजी में एक एडमिनिस्ट्रेटर ने लिया और एक फेवरेबल आउटकम ली, अगर आप उसको एज इट इज अप्लाई कर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लिहाजा केस स्टडी अप्रोच के अंदर जो चीज आपको देखने की जरूरत है वो ये है कि एक तो उस वक्त के मौजूदा सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स अलॉन्ग विद द इकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखा जाए, और जो अवेलेबल आपके पास रूल्स और लॉज अवेलेबल हैं वो उसमें अगर कोई चेंज आया है तो उसको अकॉर्डिंगली कंसीडर किया जाए। तो बहरहाल आपकी जो केस स्टडी अप्रोच है वो काफ़ी हद तक आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को मजीद रिच कर सकती है। लेट्स कम टू द लास्ट अप्रोच एंड दैट इज कंपैरेटिव स्टडी अप्रोच। देखिए कंपैरेटिव स्टडी अप्रोच ये कहती है एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मल्टीफेरिस जॉब, इट्स नॉट वेरी सिंपल, ये इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन, एंड व्हेन समथिंग इज नॉट सो सिंपल, इट्स मल्टीफेरिस, मल्टी-डायमेंशनल थिंग, then how you can think of that only a single particular approach can resolve a particular situation. What you need to do is, ये थ्योरी कहती ये है कि आपको करने की जरूरत इस बात की है कि if a particular situation develops, you need to analyze that situation in the light of the different theories we have understood up till now. यानी हमारी क्लासिकल अप्रोच थी, साइंटिफिक अप्रोच थी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच थी, हाँ जी आपकी इकोलॉजिकल अप्रोच थी, आपकी केस स्टडी अप्रोच थी। ये जो चीज़ें जितनी स्टडीज हमने की हैं, आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज होती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर इन तमाम डिफरेंट थ्योरीज को आप एनालिसिस करते हैं और फिर देखते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में या किस एक सिचुएशन के पर्टिकुलर एरिया के ऊपर किस थ्योरी को अप्लाई करें तो आपके पास एक फेवरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आ सकता है। So comparative study talks about that you need to analyze a particular situation in the light of the various theories we have gone through of public administration, और उसकी लाइट में जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो पर्टिकुलर थ्योरी ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आती है, यकीनन उसी के ऊपर आपके जो डिसीजन मेकिंग है उसकी ज़्यादातर बेस उसके ऊपर होनी चाहिए, और यही वो बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर हम आगे इसको लेकर चलते हैं। सो जो कंपैरेटिव स्टडी अप्रोच है प्राइमरीली वो बुनियादी तौर पर ये देखती है कि इन अ सिनेरियो डेवलप्ड इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू वे ऑल ऑफ दीज थ्योरीज कि जी विच इज मोर अप्रोप्रिएट एंड विच इज मोर रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन आर सम पार्ट ऑफ द सेम सिचुएशन, और फिर आप उसके अंदर एक पर्टिकुलर जो सिचुएशन आपने देखी है उसके मुताबिक उस थ्योरी को आप अप्लाई करते हैं। इन दिस वे वी आर गोइंग टू डिसाइड अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो जनाब ये है बेसिकली आपका जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेस करती है इन 6 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के ऊपर, जिनमें से हर एक थॉट को हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि वो थॉट कहता क्या है, उस पर क्रिटिसिज्म क्या आया, और फिर जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो फर्स्ट 2 थॉट्स है उनसे रिएक्शन में एक और थ्योरी आई जिसको मैंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहा, जिससे मेजर शिफ्ट किया, जिसे आप कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट किया फ्रॉम फॉर्मलिज्म टू इनफॉर्मलिज्म, और उसके बाद फिर इकोलॉजिकल फैक्टर्स ने और आपकी केस स्टडी अप्रोच ने और कंपैरेटिव स्टडी अप्रोच ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द एनरिचमेंट ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू डिसाइड अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ मोर रेशनलाइज्ड वे, और उसको अल्टीमेटली दैट इज
एक्चुअली देखिए, ये ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कहा जाता है कि सिविलाइजेशन फेल्स, it will be mainly because of the breakdown of administration. And if bureaucracy remains unable to bring a social change in society, then the alternate will be bloody revolution. So जब को bureaucracy का जो decision making होती है, that must be based on some theoretical framework, और ये वो theoretical framework है जो आपके subject की basis बनाता है, राइट जी? तो इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर एरिया में किसी किस्म की क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे. और फॉर टुडे it's closed as far as traditional public administration is concerned. Inshallah, in the next lecture we are going to move about to the next topic.